दोस्तों ये एक नया मानवा है जो कि अपोकलिप्स मानवा है। इस नए मानवा की शुरुआत में कोई रिपोर्टर कह रहा होता है कि हमारी पृथ्वी धीरे-धीरे बर्फ की चादर से ढकती जा रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम जल्दी ही मारे जाएँगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमें लड़ना है। हम जानते हैं कि सरकार हमारे लिए कोई न कोई कदम उठा रही है, हमें बस उन पर भरोसा करना है। तुम सब हमारा साथ दो, हम आगे बढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि जैसे वह रिपोर्टर बात कर रहा होता है कि एक हवाई जहाज़ बर्फ से जमने की वजह से ज़मीन पर गिर जाता है और वह रिपोर्टर और उसका कैमरामैन वहीं पर मारा जाता है। फिर इसके बाद हम एक कमरे को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारा सामान भरा पड़ा होता है और उसे कोई आवाज़ दे रहा होता है कि हान फेंग दरवाज़ा खोलो, हान फेंग दरवाज़ा खोलो, हान फेंग दरवाज़ा खोलो। और ये सुनने के बाद कोई बंदा आ रहा होता है लेकिन उसके हाथ में एक नुकीला बैट होता है और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है। तो दरवाज़े से देख लग जाता है कि कौन आया है। और हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है जो कहती है कि हान फेंग दरवाज़ा खोलो, ये मैं हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। जिसे सुनने के बाद हान फेंग दरवाज़ा खोल लेता है और कहने लग जाता है कि यूना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बाहर तो बहुत ज़्यादा खतरा है, अंदर आओ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह लड़की दरवाज़ा पकड़ती है और हान फेंग के डायरेक्ट किस कर देती है। जिसे देखने के बाद हान फेंग को कुछ भी समझ नहीं आता और वह लंबे वक़्त तक किस करने लग जाते हैं। और जैसे ही लड़की किस करना बंद कर देती है और यह देखने के बाद हान फेंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि यूना तुम ये क्या कर रही हो? इसका क्या मतलब है? तुमने दरवाज़ा पकड़ा और डायरेक्ट मुझे किस कर दिया। अब इस बात का क्या मतलब है? जिसे सुनने के बाद यूना कहती है कि मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि मैं तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम एक छोटे बच्चे की तरह हमेशा मुझे प्यार करते हो, हमेशा मेरा साथ देते हो। चाहे मैं कितनी भी गलतियाँ कर लूँ, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो और कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मेरे दिल को छू कर देखो, इसकी धड़कन को देखो। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़की हान फेंग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ रही होती है, जिसे देखने के बाद हान फेंग कहता है कि क्या कुछ भी कर सकती हो? और ये सुनने के बाद हान फेंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की हान फेंग के अरमानों को जगा रही होती है और यह महसूस करने के बाद हान फेंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ह्यूना जो अभी तुमने मुझसे कहा वह शब्द मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं और तुम भी मेरे लिए। और ये सुनने के बाद ह्यूना कहती है कि आगे कुछ भी मत कहो प्लीज़, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आज हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। प्लीज़ अपनी आँखें बंद कर लो। जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि क्या मेरी आँखें? और वह अपनी आँखों को बंद कर लेता है और कहता है कि ह्यूना मुझे अपनी आँखें कब खोलनी है? जिसे सुनने के बाद ह्यूना कहती है कि प्लीज़ डार्लिंग थोड़ी देर और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो बड़ी तेज़ी के साथ अपने बेट से हान फेंग के ऊपर हमला कर देता है और हान फेंग को एक ही बेट के अंदर वहीं पर मार देता है। जिसे देखने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये कि तुमने क्या किया? क्या तुमने इसे मार डाला? और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ज़्यादा मासूम बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम भी जानती हो कि इसे मारना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर हमें इसे नहीं मारते तो हमारे लिए यह मुसीबत बन जाता। वैसे भी तुमने ही तो इस लड़के को अपने प्यार के जाल में फँसाया था और इससे खाने के बारे में पूछा था। इस लड़के के पास बहुत सारा खाना था और हमारे पास कुछ भी खाना नहीं है। अगर हम इसे नहीं मारते तो 1 या 2 दिन में मारे जाते। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारा खाना है। कम से कम ये खाना 1 साल तक चलेगा और हमें सरकार बचा लेगी। इतने तो हम बच ही जाएँगे। ये कितना ज़्यादा आसान था। और वह ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हान फेंग की अभी भी साँसें चल रही होती है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं मरने के लिए जा रहा हूँ? आखिरकार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और ह्यूना कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ पर टच करने की कोशिश कर रहे हो? अभी इसका वक़्त नहीं है। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि क्या सच में? अभी तो तुम अपने आशिक के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रही थी और मेरे पास वक़्त नहीं है। क्या सच में? और वह उस लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करने लग जाता है और ये सब देखने के बाद हान फेंग अपने मन में कह रहा होता है कि ये सब इस कुतिया की वज़ह से है। इस कुतिया की वज़ह से मैं मारा जा रहा हूँ। अगर मुझे दूसरी लाइफ़ मिले तो मैं प्यार का पिल्ला कभी भी नहीं बनना चाहूँगा। फिर इसके बाद हमें अंधेरे में एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद हान फेंग कहता है कि ये क्या है? क्या ये स्वर्ग है? ये लाइट तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। क्या मुझे इसे छूना चाहिए? और वह कहता है कि अरे! ये मेरे हाथ को क्या हो रहा है? ये अचानक से कट क्यों रहा है? और वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वह लाइट हान फेंग के अंदर समा जाती है, हान फेंग काफ़ी ज़्यादा चमकने लग जाता है और अचानक से बुरी तरीके से फट जाता है। और हान फेंग इस नज़ारे को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी आँखें खुल जाती हैं और जैसे ही वह अपने आस-पास देखता है, वह थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि
ये कौन-सी जगह है? आखिरकार मैं कहाँ पर आ गया हूँ? फिर उसके बाद हम 30 मिनट बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हान फेंग बाहर आ चुका होता है और कहता है कि आज का मौसम सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ये कितना ज़्यादा गर्म है, मैंने इसे कितना ज़्यादा मिस किया था। 8-28 जून है, मैंने देख लिया है। लगता है कि मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ, लेकिन मैं तो मर चुका था और उस लड़के ने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ मारा था। इसके बावजूद भी मैं वापस आ गया, मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन जो भी हुआ ये ठीक है। और जैसे ही वह अपने हाथ को देखता है, उसके हाथ के ऊपर एक रेड एनर्जी होती है, जिसे देखने के बाद हान फेंग कहता है कि जब से मैं इस दुनिया के अंदर आ गया हूँ, तब से ये एनर्जी मेरे पास चिपकी हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये एनर्जी किस चीज़ की है, लेकिन ये मेरे हाथ से छूटी नहीं रही। अगर मैंने अपने हाथ को डॉक्टर को दिखाने की कोशिश भी की, तो मुझे लगता है कि वह मेरा हाथ ही काट लेगा, क्योंकि मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है, मुझे क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ठंडी हवा आती है, जिसकी वजह से हान फेंग को छींक आ जाती है और हम देखते हैं कि छींक आने की वजह से वह एनर्जी ग्रीन एनर्जी में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद हान फेंग कहता है कि क्या ग्रीन रंग की एनर्जी ये क्या है? और जैसे वह उस एनर्जी को देखता है, वह एनर्जी धीरे-धीरे से बढ़ने लग जाती है और ये देखने के बाद हान फेंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये एनर्जी तो बढ़ रही है, मुझे क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं कि वह अंदर आ जाता है और अपने हाथ को देखने के बाद कहता है कि ऊपर वाले आपने मुझे ज़िंदगी तो दे दी है, लेकिन ये एनर्जी क्यों दी? आखिरकार इसका क्या मतलब है? यह तो मेरी किसी भी काम की नहीं है। आपको मेरे साथ इंसाफ़ करना होगा। और हम देखते हैं कि वह एनर्जी धीरे-धीरे से कम होने लग जाती है, जिसे देखने के बाद हान फेंग कहता है कि यह तो चेंज हो रही है और ये धीरे-धीरे कम हो रही है। इसका क्या मतलब है? क्या इसके पीछे कोई साइंस लॉजिक है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिरकार ये एनर्जी मेरे हाथ में क्यों आई? इसका मकसद क्या है? ना तो ये मेरे हाथ से छूट रही है और ना ही मेरा कोई काम कर रही है। लेकिन ज़रा मुझे इसके बारे में सोचने दो। मैंने दूसरा जन्म लिया है और मेरे पास एक कमाल की एनर्जी है। शायद मुझे लगता है कि ये मेरे काम का आ सकती है, क्योंकि मैं एक मेन कैरेक्टर बन चुका हूँ। और हम देखते हैं कि वह चाकू पकड़ता है और उसे घुमाने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस चाकू का कोई भी असर नहीं होता और वह कहता है कि लगता है कि यह एनर्जी किसी काम की नहीं है, यह बेकार है। लगता है कि ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत बड़ा मज़ाक किया है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसे भूख लगने लग जाती है और वह कहता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है और मुझे भूख बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। और वह फ्रिज खोलकर देखने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि फ्रिज के अंदर तो कुछ भी नहीं होता और वह कहता है कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फ्रिज के अंदर तो कुछ भी नहीं है, अगर मुझे खाने के लिए नहीं मिला तो आज तो मैं मर ही जाऊँगा। लेकिन अचानक से उसकी नज़र कुछ बीजों पर जाती है, जो टेबल के ऊपर रखे हुए होते हैं और उन्हें लेने के बाद हान फेंग कहता है कि यह तो सोयाबीन बीज है, अपोकलिप्स के बाद इनका मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यही खाना होगा। अपोकलिप्स आधे महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, मैं बस कुछ ही वक़्त पहले आया हूँ। अभी के लिए मुझे स्टोर से जाकर खाना लाना होगा। और हम देखते हैं कि हान फेंग उसी हाथ से वह बीज खा रहा होता है, जिस हाथ में ग्रीन एनर्जी होती है। और जैसे ही हान फेंग उस सोयाबीन को बीज खा रहा होता है, अचानक से वह बीज हवा में ही फट जाता है और हान फेंग के मुँह में सोयाबीन का पेड़ आ जाता है, जिसे देखने के बाद हान फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तो सोयाबीन का बीज है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है और अचानक से मेरे मुँह में क्यों आ गया? और जैसे ही वह अपने हाथ को देखता है, वह चौंक जाता है और कहता है कि मेरी ग्रीन एनर्जी जो मेरे हाथ में थी, वह कहाँ पर गई? जैसे ही मैंने सोयाबीन को छुआ, मेरी ग्रीन एनर्जी चली गई और ये पौधा मेरे हाथ में आ गया। आखिरकार इसका क्या मतलब है? और हम देखते हैं कि हान फेंग उसे खोलकर देखने लग जाता है, जिसके अंदर सोयाबीन होता है, जिसे देखने के बाद हान फेंग कहता है कि इसके अंदर तो सोयाबीन मौजूद है। लगता है कि ये एनर्जी इन पेड़ों पर काम करती है, यह तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अभी के लिए यह सही है, लेकिन मेरे पास खाना बिल्कुल भी नहीं है और मुझे खाना लाना होगा, क्योंकि अपोकलिप्स 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा और मुझे बहुत सारा खाना लाना होगा। फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम बाज़ार के सीन को देखते हैं, जहाँ से हान फेंग जा रहा होता है और अपने मन में उसी गेनिन एनर्जी के बारे में सोच रहा होता है और कहने लग जाता है कि पहले तो मेरे हाथ में रेड एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही मैंने छींका वह ग्रीन में बदल गई और मैं उसे अब बदल बिल्कुल भी नहीं पा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने सोयाबीन को छुआ, वह भी एक झाड़ में बदल गया। इसका क्या मतलब है? यह पावर्स बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं और जितनी ज़्यादा ये सिंपल दिखती हैं, उतना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इन पावर्स के बारे में पता लगाना होगा और ये किस तरीके से काम करती है, यह जानना होगा, तभी जाकर मैं इन पावर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं पता कि इन पावर्स का क्या काम है। और हम देखते हैं कि अचानक से हान फेंग को कोई आवाज़ देता है, जिसे सुनने के बाद हान फेंग पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि ये वही लड़की होती है, जिसे पिछली लाइफ में हान फेंग को धोखा दिया था
और वह लड़की कहती है कि ये तो क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों एक साथ ही मिल गए। क्या तुम शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता। और उस लड़की को चेहरे को देखने के बाद हान फेंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ली हुना ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वह बताने लग जाता है कि मैं ली हुना को देवी की तरह मानता हूँ, इसे पूजता हूँ और इससे प्यार करता हूँ क्योंकि यह मेरी दोस्त है और मुझे यकीन है कि ये एक न एक दिन मुझसे प्यार करेगी। इसका एक बॉयफ्रेंड भी है और यह पता होने के बावजूद भी मैंने इससे ही प्यार किया, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया है और उस लड़के के साथ मुझे मार दिया। ये कमीनी मुझसे नहीं बचेगी। और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि शांत हो जाओ हानफेंग, अभी तुम्हारे बदला लेने का वक्त नहीं आया है। जब वक्त आएगा मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा, ये नहीं बचेगी। और वह लड़की कहती है कि हानफेंग, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे कितनी देर से आवाज़ दे रही हूँ और तुम जवाब नहीं दे रही। और ये सुनने के बाद हानफेंग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारी खूबसूरती को देखने के बाद मैं तुम्हारे ख्यालों में ही चला गया था। और ये सुनने के बाद ह्यूना हंसने लग जाती है और कहती है कि आओ अब तुम चुप भी हो जाओ, तुम भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। चलो तो फिर ठीक है, जब हम दोनों साथ सामान खरीदने के लिए निकले हैं तो क्यों ना हम एक साथ सामान खरीदें। और ये सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और ये सुनने के बाद ह्यूना काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि हान फेंग ने उसे मना किया होता है। और हान फेंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि तुमने मुझे दोबारा से फंसाने का ट्राई किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार को देख लिया। अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। फिर इसके बाद हमें इस शहर के सुपरमार्केट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और वहाँ पर हान फेन आ गया होता है और बताने लग जाता है कि यह इस शहर का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है और यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा लोगों के लिए 2 या 3 साल का खाना पानी भी मौजूद है। लेकिन जब अपोक्लिप्स शुरू हुआ तो यहाँ का सारा खाना पानी अचानक से रातों रात ही गायब हो गया। और ये किसने किया, आज तक इस बात का किसी को भी पता नहीं लगा। मुझे यहाँ से सारा का सारा खाना पानी लेना होगा, जितना हो सके मुझे उतना लेना चाहिए क्योंकि अपोक्लिप्स काफ़ी ज़्यादा लंबे वक्त तक चलने वाला है। और वह अपने फ़ोन में अपोक्लिप्स से बचने के तरीके ढूंढ रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे सर्दियों के लिए कपड़े लेने हैं, खाना लेना है और बहुत सारे ईंधन लेना है ताकि मैं उसे लंबे वक्त के लिए यूज़ कर पाऊँ और मैं अपोक्लिप्स से बच पाऊँ। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। रुको ज़रा, मुझे अपने पैसे देखने दो। और हम देखते हैं कि उसके पास 15,000 रुपए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हानफेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं, ये तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम पैसे हैं, इतने पैसों में तो मैं सिर्फ़ कुछ कपड़े ही खरीद पाऊँगा, इससे मेरा क्या ही होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद वह थोड़ा-सा चौंक जाता है और वह क्रेडिट कार्ड कंपनी का मैसेज होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट हो चुका है, अब आप 1,68,000 रुपए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप और चाहते हैं तो आप हमें मैसेज लिंक कर सकते हैं। और ये सब देखने के बाद हार्ट थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि अरे हाँ, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। और हम देखते हैं कि उसके फ़ोन में बहुत सारी क्रेडिट कंपनियों के ऐप भरे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हार्ट कहता है कि ये सही है, अब मुझे पैसों के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे कपड़े खरीद सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ और मुझे पैसे चुकाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस वक़्त तो अपोकोलिप्स शुरू हो जाएगा और ये सारी कंपनियाँ बंद हो जाएँगी। फिर इसके बाद हम किसी लड़की को देखते हैं जो केन को लात मारकर उसे आगे भगा रही होती है और ये ह्यूना होती है जो अपने मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहने लग जाते हैं कि उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। अगर वह मुझे मनाने के लिए भी आए तो मैं कभी भी उसे मानने वाली नहीं हूँ और उसके पास तो कोई भी कार नहीं है। वह एक पैथेटिक लूज़र है और वह क्या ही कर सकता है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे हान फेंग अपनी कार लेकर आ रहा होता है और पॉव-पॉव बजाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद यूना थोड़ी-सी चौंक जाती है और हम देखते हैं कि हान फेंग उसके पास लाकर कार को रोक देता है और कहने लग जाता है कि अरे यूना, ये तो तुम हो। जिसे देखने के बाद यूना तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और कहने लग जाती है कि हान फेंग, कि क्या ये तुम हो? और वह कहती है कि क्या तुम्हारे पास कार है? और ये सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि हाँ, इसके बारे में मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पापा के पास बहुत बड़ा बिज़नेस है और मैं उसे एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा हूँ और उसने मुझे ये कार गिफ्ट में दी है ताकि मैं मज़े कर सकूँ और बहुत सारी लड़कियों को घुमा सकूँ। और ये सुनने के बाद यूना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह खामोश हो जाती है और कहती है कि तो आज तुम अपने फादर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए थे। मुझे लगा था कि तुम मुझसे नाराज़ हो और मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने आज मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था, इसलिए मुझे लगा था कि आज मैं अपने दोस्त को खो दूँगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी और इसके लिए मैं उदास थी। जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि बेवकूफ़ लड़की, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे लिए बहुत
बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। और ये सुनने के बाद ह्यूना थोड़ी-सी चौंक जाती है और कहती है कि शायद तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता हान फेंग, लेकिन तुम भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो। क्यों ना हम आज मूवी देखने के लिए जाएँ, बाहर जाएँ और मज़े करें। मैं भी तुम्हें अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख़्याल है? और जैसे ही वह सामने की तरफ देखती है, हान फेंग तो वहाँ से गायब हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद ह्यूना थोड़ी-सी चौंक जाती है और हान फेंग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास बहुत सारा सामान है, इसलिए आज मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी। और ये सुनने के बाद ह्यूना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तो तुम इतना सारा सामान क्यों लाए हो जिसकी वज़ह से तुम्हें बिज़ी होना पड़ रहा है? आखिरकार क्या ख़ास है इसमें? जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये तो छोटा-मोटा सामान है। लेकिन रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लाई हूँ, ये एक सरप्राइज़ है, मैं तुम्हें बाद में दूँगा। और ये सुनने के बाद ह्यूना तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अच्छा तो मैं यहाँ से चलती हूँ, अब मुझे घर जाना होगा, मुझे जल्दी घर पहुँचना है। जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि ठीक है, तुम अच्छे से घर पहुँचना। और ये सुनने के बाद ह्यूना अपने मन में कहती है कि मैंने तो इसे छोटा समझा था, लेकिन यह तो काफ़ी ज़्यादा ठीक निकला। और हान फेंग अपने मन में कह रहा होता है कि कुतिया कहीं की, मैं तेरी बातों में अब बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। मैंने इस सामान के बारे में तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तूने इस सामान के लिए मुझे मारा था। लेकिन अब इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। मैं बस एपोकेलिप्स के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि एक बार एपोकेलिप्स आ जाए, उसके बाद तुम खाने के लिए तरसोगी और मेरे पास आओगी और इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। मैं सच में चाहता हूँ कि एपोकेलिप्स आ जाए और तुम सब जैसे लोग यहाँ से मर जाएँ। फिर इसके बाद वह बताने लग जाता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम वक़्त है। 1 महीने के अंदर एपोकेलिप्स शुरू होने वाला है और इसके लिए मुझे बहुत सारे सामान की ज़रूरत है और यह सारा का सारा सामान मुझे चुपके से लाना होगा पैकेट में, ताकि कोई देख ना पाए और ना ही कोई चुरा पाए। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतना सारा खाना और सामान है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एपोकेलिप्स आने के बाद सारे के सारे लोग मुझ पर ही टूट पड़ेंगे और मुझे मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे ये सारा का सारा खाना एक रात के अंदर घर तक पहुँचाना होगा, ताकि मेरे ऊपर किसी को भी शक ना हो। अगर किसी को शक हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी और अब तक जो मैंने प्लान बनाया है वह सारा का सारा खराब चला जाएगा और इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और इसके अलावा एपोकेलिप्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्यूल। अगर मेरे पास फ्यूल नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा और शायद जल्दी ही मारा जाऊँगा। इसलिए मुझे बहुत सारा फ्यूल लाना होगा। ये कम से कम 1 साल तक तो चलना चाहिए, तभी जाकर शायद मैं ज़िंदा रहने की कोशिश कर सकता हूँ। और इसके अलावा बाहर से जो ठंडी हवाएँ आती हैं, मुझे इससे बचने के लिए अपने सारे के सारे घर को डेकोरेशन करवाना होगा, क्योंकि आगे चलकर गर्म हीट देने वाले सिस्टम भी बंद हो जाएँगे। इसलिए मुझे अपने कमरे के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाना होगा जो फ्यूल से चल पाए और गर्म हीट दे सके। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और मुझे अपने खिड़की दरवाजे मजबूत बनाने होंगे, ताकि कोई चाह कर भी हमला ना कर सके। और इसके अलावा मेरे कमरे में बहुत सारा खाने-पीने का सामान भर चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होगा। मुझे दूसरा कमरा चुनना होगा, ताकि मैं और सामान को भर सकूँ। और वह बताने लग जाता है कि मुझे ये सामान रखते-रखते 15 जुलाई भी बीत चुकी है और आज ही वह दिन है जब एपोकेलिप्स शुरू हो जाएगा और आज से ही बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद थमने का नाम नहीं लेगी। इसके लिए मुझे तैयार रहना होगा। मुझे पता है कि एक और चीज़ है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने सामान, खाना-पीना सब रख लिया है, लेकिन एपोकेलिप्स के लिए ज़िंदा रहने के लिए एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये मेरी पावर्स। मुझे इन पावर्स को कंट्रोल करना होगा। मुझे नहीं पता कि आखिरकार इनका क्या काम है, लेकिन मैं इनकी मदद से कुछ कर सकता हूँ और खाना भी बना सकता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं सोयाबीन के पेड़ उगा सकता हूँ, जिनसे मैं बहुत सारे सोयाबीन्स बना सकता हूँ। यानी कि मेरे पास कभी ना ख़त्म होने वाला खाना होगा और मेरी एबिलिटी की मदद से मैंने ये सोयाबीन्स बनाए हैं। लेकिन जब भी मैं उस ग्रीन एनर्जी का यूज़ करता हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाता हूँ और मुझे भूख लगने लग जाती है। मैं अपनी दिमाग की हालत भी खो देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे चेक करनी होंगी कि मेरी एबिलिटी के बनाए हुए सोयाबीन सही होते हैं या फिर नहीं। और हम देखते हैं कि वह उन्हें खा लेता है और कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, यह बिल्कुल वैसा ही है, ये खाने लायक है, इसकी मदद से तो मैं बहुत सारे सोयाबीन्स बना सकता हूँ, यह सही है। लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता है कि आखिरकार मेरी एबिलिटी किस तरीके से काम करती है। जिस तरह मैं सोयाबीन बना सकता हूँ, उसी तरह मैं बहुत सारी चीज़ों को भी बना सकता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं बहुत सारे प्लांट्स उगा सकता हूँ, जिससे मैं बहुत सारा खाना बना सकता हूँ। मुझे ट्राई करना होगा कि आखिरकार ये एबिलिटी किस-किस चीज़ पर काम करती है। और हम देखते हैं कि सुबह हो रही होती है, फिर इसके बाद
शाम हो जाती है, लेकिन अभी भी हमारा मेन कैरेक्टर उन सब चीज़ों को ट्राई कर रहा होता है और उन पर काम करने लग जाता है और कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ? यह क्या बकवास है? क्या यह सब उस ग्रीन एनर्जी की वजह से है? उस एनर्जी की वजह से मैं थकने लग जाता हूँ, मेरा दिमाग की हालत ख़राब हो जाती है। आखिरकार ये क्या बकवास है? और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह सोयाबीन्स खा रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये सोयाबीन्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अभी भी मेरी एबिलिटी कुछ भी काम नहीं करती। मुझे इसे मास्टर करना होगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वह बताने लग जाता है कि मैंने उस दिन के बाद काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं प्लांट बना सकूँ और खाना बना सकूँ। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों पर काम किया, लेकिन उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वह उन पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। लेकिन कुछ सारे पौधे ऐसे हैं जिन पर ये काम करती है और उनसे मैं बहुत सारे पौधे भी बना सकता हूँ। हालाँकि कुछ पौधे ऐसे हैं जो बनने के बाद तुरंत फट जाते हैं और इससे वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। हालाँकि जो पौधे फटे होते हैं, वह फटने के बाद कुछ काली टाइप या कोयला टाइप की चीज़ बन जाती है और हान फेंग कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है? और वह बताता है कि हालाँकि जो चीज़ कोयला बनी होती है, उनकी मदद से हम आग लगा सकते हैं और उन्हें हीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये एपोकेलिप्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ये तो कभी न ख़त्म होने वाली हीट होगी, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होता जा रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं धीरे-धीरे सीखता भी जा रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं, जिनको मैं बड़ी आसानी के साथ बढ़ा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हान फेंग ने एक और पौधा को तैयार कर दिया होता है और वह कहता है कि हालाँकि जब भी मैं इस ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करता हूँ, तो इससे मेरी दिमागी हालत और मेरी शरीर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी अंदर की एनर्जी को खींचती है और फिर इसके थोड़ी देर बाद हान फेंग सोच रहा होता है कि हालाँकि दिन के अंदर मैंने बहुत सारे पौधों को उगा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी यह ग्रीन एनर्जी किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। हालाँकि कुछ पौधे हैं जिनको मैं उगा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि मेरी ये ग्रीन एनर्जी सीधा नेचर से जुड़ी हुई है और मुझे भी अपने दिल और दिमाग को इससे जोड़ना होगा और इसके लिए मुझे अपने दिमाग के अंदर नेचर के बारे में सोचना होगा। मुझे सोचना होगा कि मेरा दिल, दिमाग और बॉडी पूरी तरीके से नेचर से जुड़ चुकी है। शायद मुझे लगता है कि इस तरीके से मैं नेचर से जुड़ पाऊँगा और अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाऊँगा। और हम देखते हैं कि हान फेंग नेचर के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर वह एक जंगल में होता है और उसके पास-पास बहुत सारे जानवर होते हैं और जैसे ही वह अपनी आँखों को धीरे-धीरे खोल रहा होता है, उसे ग्रीन एनर्जी महसूस होने लग जाती है और वह अपने हाथों में ग्रीन एनर्जी को महसूस कर रहा होता है और उसे कंट्रोल भी कर पा रहा होता है और कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैंने ग्रीन प्लांट पे इसे यूज़ कर लिया, अब मैं इसे मांस मीट पर यूज़ करूँगा। और हम देखते हैं कि हान फेंग उस एनर्जी को एक मीट के टुकड़े पर यूज़ कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह सही रहेगा और जैसे ही वह उसे यूज़ करता है, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता। जिसे देखने के बाद वह कहता है कि अरे नहीं, इस मीट पर तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझसे ये मत कहना कि ये प्लांट के अलावा किसी पर भी काम नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जादू काम करो, मेरे जादू काम करो, तुम कर सकते हो। और जैसे ही वह आँखें खोलकर देखता है, वह कहता है कि नहीं, इसने तो कोई भी काम नहीं किया। ये तो पूरी तरीके से बेकार है। लेकिन रुको ज़रा, मुझे इसके बारे में सोचने दो। जब मैं अपने दिमाग के अंदर सोचता हूँ, तो मुझे ग्रीन और रेड एनर्जी दोनों महसूस होती है। लेकिन अभी तक मैंने ग्रीन एनर्जी को यूज़ किया है, रेड एनर्जी को नहीं। इसका मतलब है कि मुझे रेड एनर्जी को यूज़ करना होगा और मुझे देखना होगा कि इसके पास क्या है और ये क्या-क्या कर सकती है। और हम देखते हैं कि हान फेंग उस रेड एनर्जी को मांस के टुकड़े पर यूज़ कर रहा होता है और उसके अंदर रेड एनर्जी भेज रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह मांस का टुकड़ा धीरे-धीरे से अजीब तरीके से बन जाता है, जिसे देखने के बाद हान फेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार यह क्या बकवास है, उस मांस के टुकड़े को फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह उसे छूकर और पकड़कर देखने लग जाता है और कहता है कि रेड एनर्जी ने मांस के टुकड़े पर रिएक्ट किया। इसका मतलब है कि ये मांस के टुकड़े पर रिएक्ट कर सकती है, जबकि ग्रीन एनर्जी पेड़-पौधों पर ही रिएक्ट करती है। मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन रेड एनर्जी ने तो इसे सिर्फ़ पकाया है। क्या ये रेड एनर्जी कुछ और कर सकती है? मुझे लगता है कि ये कुछ और भी कर सकती है। मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। 1 मिनट रुको ज़रा, मुझे कुछ याद आया है। और हम देखते हैं कि वह अपने एक हाथ में सोयाबीन को उठाता है और उसे ग्रीन एनर्जी में बदल देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के एक हाथ में रेड एनर्जी और दूसरे हाथ में ग्रीन एनर्जी होती है और वह अपने मन में कहता है कि मेरी ग्रीन एनर्जी पेड़-पौधों पर काम करती है, जबकि रेड एनर्जी मांस मछलियों पर काम करती है। लेकिन अगर क्या हो कि मैं दोनों को ही मिला दूँ, तो इससे क्या होगा?
और हम देखते हैं कि हान फेंग उन दोनों एनर्जियों को मिला देता है और उससे कुछ कमाल की चीज़ बनती है, जिसे देखने के बाद हान फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह मांस का टुकड़ा छोटे से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद हान फेंग थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि यह मांस का टुकड़ा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मेरे एक हाथ में तो सोयाबीन थी, वह कहाँ पर गई? क्या वह इस मांस के अंदर समा गई है? पर रुको ज़रा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे इसे चेक करने दो। और हम देखते हैं कि हान फेंग उसे चेक करने लग जाता है और कहता है कि यह मांस की तरह मुलायम है, मांस की तरह लंबा है और मांस जैसी गंध आ रही है। यह तो बिल्कुल ताज़ा मीट है, एकदम असली मीट। इसका मतलब है कि मैं मुझे एक और बनाकर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हान फेंग एक और बना रहा होता है, लेकिन उसे बहुत सारे बना दिए होते हैं, लेकिन वह नहीं बना होता और उसने सारे के सारे खराब कर दिए होते हैं। और वह कहता है कि अरे नहीं, मैं तो एक को भी नहीं बना पाया, ये कितना ज़्यादा बेकार है। मैंने इन सब चीज़ों में कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। लेकिन रुको ज़रा, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बनाई है जिनमें मैं सफल हुआ हूँ। अगर इन दोनों एनर्जी को मैं मास्टर कर लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पूरे अपोकलिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। मेरे पास सबसे ज़्यादा खाना होगा, जबकि वहाँ पर खाने की कमी होगी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक सेकंड रुको ज़रा, अगर मेरे पास सबसे ज़्यादा खाना होगा तो मुझे लोग मारने के लिए आएँगे और मेरा खाना मुझे नहीं बचा सकता। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मुझे अपनी जान को बचाने के लिए गन का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गन मुझे नहीं मिली तो शायद मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ और जो भी मैंने मेहनत की है वह सारी बेकार चली जाएगी। और वह बाहर देखकर कहता है कि मौसम धीरे-धीरे बिगड़ता जा रहा है। एपोकेलिप्स अब शुरू हो चुका है। कल या परसों तक ये पूरे शहर को बर्फ़ की चादर में घेर लेगा और 1 हफ्ते बाद मौसम 45 डिग्री से भी नीचे गिर जाएगा। इसलिए मुझे जल्दी एक गन वाले बंदे को ढूँढना होगा। वैसे भी गन खरीदना गैर कानूनी है। अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ गया तो जेल से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसे अचानक से आवाज़ आती है कि हे, तुम क्या मेरे भाई को जानते हो? उसने अपने कॉन्ट्रैक्शन में 45 मिलियन लगा चुका है। वह सच में बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। ज़रा मेरे कपड़ों को तो देखो। मैं जीगान गैंग से जुड़ चुका हूँ और जल्दी मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊँगा। और ये सुनने के बाद हान फेंग अपने मन में कहता है कि लगता है कि इस बंदे को मैंने कहीं पर तो देखा है। शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। और वह बंदा कह रहा होता है कि क्या तू देख नहीं सकता? मैंने क्या पहना हुआ है? सारा सोना का सोना है, रियल सोना। और इस स्मोक को देखिए, ब्रांडेड है। क्या तू देख नहीं सकता? मैंने स्टाइलिश कपड़े भी पहने हुए हैं, जिनको खरीदना तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तू क्या देख क्या रहा है बूढ़े? ज़रा मेरा चेहरा तो देख, तू इस चेहरे को हमेशा याद रखेगा और मेरे बड़े भाई का नाम हमेशा याद रखना। चल भाग यहाँ से बेकार आदमी। और हान फेंग इस बंदे के बारे में बताने लग जाता है कि इसका नाम जियाओ ली है और सभी लोग इसे भाई ली के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बड़े लोगों से लेकर घटिया लोगों तक सबका पता जानता है, सबसे इसका कनेक्शन है। और एक बंदा कह रहा होता है कि ये लो ली भाई, सिगरेट पियो। जिसे सुनने के बाद ली कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ हाउस ब्रांड की स्मोक पीता हूँ, मैं ये सब नहीं पीता। और जिसे सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? और भाई ली कहता है कि कम ऑन यार, समझा करो। मैंने तुम्हारे बड़े भाई को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिलाया है, तुम्हें भी मेरा कमीशन बढ़ाना चाहिए, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। और हान फैन बताने लग जाता है कि वैसे तो इस बंदे के पास कोई भी नौकरी नहीं है, लेकिन ये हमेशा फ़ोन पर बिज़ी रहता है। और वह बंदा कह रहा होता है कि हाँ भाई, आपकी 20 मिलियन वाली डील पक्की हो चुकी है, मेरे कमीशन याद रखना। और वह थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या 10 मिलियन की डील और करनी है? अरे यार, तुमने मुझे दोबारा से काम में लगा दिया। और हान फैंग कह रहा होता है कि यह सचमुच बहुत ही ज़्यादा बड़ा आदमी है। ये हर किसी के पास कनेक्शन रखता है। मुझे लगता है कि इससे मेरा कनेक्शन मिल जाएगा। मुझे जो चीज़ चाहिए सिर्फ़ यही बंदा दिला सकता है। यह बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा काम का है। और वह कहता है कि हे भाई ली, तुम कैसे हो? ये सुनने के बाद भाई ली पीछे मुड़कर देखता है और हान उसे हाय कह रहा होता है। जिसे देखने के बाद भाई ली कहता है कि हे ब्रदर, तुम कौन हो? क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? जिसे सुनने के बाद हान कहता है कि क्या भाई, आप मुझे भूल गए? हम कल परसों ही तो मिले थे। आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? आप मेरे पड़ोस में ही तो रहते हैं। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हाँ, हाँ, मुझे याद आया। मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, शायद इसलिए मुझे याद नहीं होगा। इस बात का तुम बुरा मत मानना। बताओ कि तुम्हें क्या काम है? जिसे सुनने के बाद हान फेंग इधर-उधर देखने लग जाता है और उसके कान में कहने लग जाता है कि भाई, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। और ये सुनने के बाद भाई भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें सचमुच ये चाहिए? जिसे सुनने के बाद हान कहता है कि
हाँ, ये शायद ज़्यादा रिएक्ट कर गया और भाई जी कहता है कि देखो दोस्त, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। हम गैर कानूनी काम नहीं करते और ना ही गैर कानूनी काम में किसी को फँसाते हैं। वैसे तो मेरे कनेक्शन उन बंदों से जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी मामले में फँसाना नहीं चाहता। जिसे सुनने के बाद हान कहता है कि नहीं, नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। दरअसल कुछ बंदे हैं जो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। वह लोग मुझे मारना चाहते हैं। बस मुझे इसके लिए एक गन चाहिए ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूँ। और वह बताने लग जाता है कि जब एक दिन मैं रास्ते से साइकिल से जा रहा था, तो एक बूढ़े आदमी हर जगह पर थूक रहा था और उसने मेरे मुँह पर भी थूक दिया। मुझे यह देखने के बाद थोड़ा-सा अजीब लगा और मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद भी उस आदमी ने मेरे ऊपर दोबारा से थूक दिया और यह देखने के बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस बंदे की जोरदार पिटाई कर दी और पिटाई करने के बाद वह बंदा वहाँ से भागने लगा और कहने लगा कि वह मुझे अगली बार देख लेगा और अगले दिन वह अपने साथ बहुत सारे बंदों को ले आया और मेरी पिटाई करने लगे और उसने कहा कि अगर उसने मुझे दोबारा से देखा तो वह मुझे मार डालेगा और दोबारा से थूकेगा मेरे ऊपर। मुझे यह देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि आज तक मेरी इतनी बेइज़्ज़ती किसी ने भी नहीं की। भाई मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। मुझे अपनी रक्षा करने के लिए बंदूक चाहिए और यह सुनने के बाद भाई ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि वह बाशड़ कमीना, आखिरकार कोई गंदा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तुम्हारे मुँह पर थूक दिया, वह कितना ज़्यादा गंदा बास्टर्ड है। और ये देखने के बाद हान फेंग अपने मन में कहता है कि यह तो अपने मुद्दे से ही भटक रहा है और भाई ली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि चलो तब फिर ठीक है, अब ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हारा भाई तुम्हें कवर करेगा, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हें मैं दिलवा दूँगा। जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया और भाई ली वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो चलते हैं, यहाँ पर बस आ चुकी है, अगर हमने भी ये बस जल्दी नहीं पकड़ी तो ये यहाँ से चली जाएगी और हमें पैदल ही जाना पड़ेगा या फिर कोई ड्राइवर करना होगा। जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद की कार है, हम उसके अंदर जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह बंदा थोड़ा-सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि वह दोनों कार के अंदर जा रहे होते हैं और भाई जी कहने लग जाता है कि ये कार तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा महँगी होगी, तुमने ये कार कितने पैसे में ली? जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि 70,000 ग्रेड बस। और ये सुनने के बाद भाई ली कहता है कि बुरा नहीं है, बुरा नहीं, सौदा अच्छा किया है तूने। अब चौराहे से बाएँ मोड़ लेना और हम उस अड्डे तक पहुँच जाएँगे। और हम देखते हैं कि भाई ली उस कार में फ़ोटो खींच रहा होता है और पोस्ट कर रहा होता है कि यूएसबी टाइगर कार में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 बंदों ने आग जलाई हुई होती है और वह कहने लग जाते हैं कि अचानक से गर्मियाँ थी, लेकिन अचानक से सर्दी आ गई और ये रातों-रात हुआ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और एक बंदा कहता है कि रुको ज़रा, ये लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है और हम देखते हैं कि वहाँ पर भाई ली और हान फेंग पहुँच जाते हैं। जिसे देखने के बाद वह बंदे कहते हैं कि अरे ये तो जियाओ ली है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और दूसरा बंदा कहता है कि भाई क्या ये तुम्हारी कार है? और तीसरा बंदा कहता है कि ब्रदर, तुम्हारा बिग ब्रदर इंतज़ार कर रहा है, उससे तुम्हें कुछ बात करनी है, उसे कोई ज़रूरी काम है। और वे कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि भाई यह कार टाइगर एसयूवी है, मैंने सही कहा ना? यह कार तो बहुत ही ज़्यादा महँगी होती है। जिसे सुनने के बाद भाई ली कहता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ़ 1 लाख ग्रेड की है, मैं इसे बड़ी आसानी के साथ खरीद सकता हूँ। और ये सुनने के बाद हान फेंग थोड़ा-सा चौंक जाता है और कहता है कि यह बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक मालिक के सामने उसे अपनी कार बना रहा है, सचमुच ये बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला है। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गुंडा अपना खुजाते हुए आ रहा होता है और कहने लग जाता है कि जियाओली, तुमने यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है। मैंने सुना है कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे। यह सुनने के बाद भाई ली कहता है कि बड़े भाई ये लो सिगरेट पियो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि तुम्हें ज़्यादा मस्का लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ। बताओ कि बात क्या है? जल्दी बताओ। जिसे सुनने के बाद भाई ली कहता है कि कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बड़े भाई, इस बंदे को गन की ज़रूरत है। ये यहाँ पर एक छोटी-सी गन खरीदने के लिए आया है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि क्या एक गन? और हम देखते हैं कि वह बंदा हान फेंग को घूर-घूर कर देखने लग जाता है। जिसे देखने के बाद हान फेंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह बंदा कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम कोई बड़ी बात के लिए यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं टाइम निकाल कर तुम्हारे पास आ गया था, लेकिन तुम तो सिर्फ़ एक छोटी-सी गन माँग रहे हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और वह अपने बंदे से कहता है कि युआन जी, जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ठीक है भाई, मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि वह एक गन लेकर आ जाता है, जिसकी कीमत 6000 होती है। जिसे देखने के बाद हान फेंग कहता है कि दरअसल भाई, मुझे कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी। आप शायद उसे नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे एक बड़ी गन चाहिए जिसमें एक स्कोप हो। क्या आप उसे जानते हैं? जिसे सुनने के बाद वह बंदा हान फेंग को दोबारा से घूर-घूर कर देखने लग जाता है। जिसे देखने के बाद हान फेंग डर जाता है
और वह बंदा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें राइफ़ल चाहिए जिसमें एक स्कोप हो। क्या तुम उसी की ही बात कर रहे हो? क्या तुम दुकान पे आए हो जो यहाँ पर मनचाही चीज़ खरीद रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी औकात से ज़्यादा माँग रहे हो? अब इस छोटी-सी गन को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद भाई जी कहता है कि बड़े भाई शांत हो जाओ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपसे ये गन माँग रहा है। दरअसल इसकी एक बीवी है जिसने कुछ इस तरीके से किया है। और हम देखते हैं कि भाई ली भी उस बड़े भाई को सारी की सारी झूठी कहानी बता देता है, जिसे देख सुनने के बाद वह भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या उस कुतिया ने इसके साथ ऐसा किया? वह कितनी ज़्यादा गंदी औरत है। उसके 3 बच्चे थे, लेकिन तीनों के तीनों बच्चे इसके बिल्कुल भी नहीं थे। वह कितनी गंदी औरत है, मुझे इन जैसे से नफ़रत है। जिसे सुनने के बाद हान फेंग अपने मन में कहता है कि यह क्या बकवास है। भाई ली ने तो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक कहानी सुना दी है, तो मुझसे भी ज़्यादा आगे है। मुझे इस बंदे से संभल कर रहना होगा। और वह बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो गन चाहिए मैं तुम्हें लाकर दूँगा। बस इसमें कुछ वक़्त लग सकता है। उस कुतिया के पिल्ले को मत छोड़ना। और वह अपने बंदे से कहता है कि जाओ जाकर माल लोड करवा दो और उसमें बहुत सारा बारूद भी होना चाहिए। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ठीक है भाई, मैं समझ गया। और ये सुनने के बाद भाई ये कहता है कि देखा तुमने, बड़े भाई का काम कितना जल्दी ख़त्म होता है। तुम्हें जल्दी ही गन मिल जाएगी। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद वह बंदा उसे एक गन दे रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये लो, मेरी तरफ से ये गिफ्ट है। जिसे सुनने के बाद हान फेंग थोड़ा-सा चौंक जाता है और वह कहता है कि ब्रदर लियो। और ये सुनने के बाद ब्रदर लियो थोड़ा-सा चौंक जाता है और हान फेंग कहता है कि दरअसल भाई मेरा एक दोस्त है जो कि सरकारी नौकरी करता है, सरकार के लिए काम करता है। उसने मुझसे कहा है कि धीरे-धीरे तापमान नीचे गिरता जा रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। इसकी वजह से खाने की बहुत ही ज़्यादा कमी होगी, इसलिए मुझे बहुत सारा खाना स्टोर कर लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना भाई? जिसे सुनने के बाद वह बंदा हान फेंग को दोबारा से घूर-घूर कर देखने लग जाता है और कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। और भाई ली कहता है कि अच्छा तो भाई मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसे सुनने के बाद बड़ा भाई कहता है कि अब चल यहाँ से निकल जा और मुझे दोबारा से दिखना मत। और ये सुनने के बाद भाई ली बाहर आ जाता है और हान फेंग से कहने लग जाता है कि तुमने ये क्या किया बेवकूफ़? तुमने तो उससे डायरेक्ट ही गन माँग ली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले से ही बताना चाहिए था। अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो शायद वह बंदा तेरी जान ले लेता। जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया भाई ली। मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। क्या तुम कुछ स्मोक करना चाहोगे? जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ये सब तुम्हारी मदद के लिए कर रहा हूँ। मेरा इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर तुम इतना ही ज़ोर दे रहे हो तो मैं हाउजी ब्रांड की सिगरेट पीऊँगा। बाकी ब्रांड से मुझे खाँसी होने लगती है। अरे नहीं, मैं तो भूल गया। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी गन तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगी। बस इसे लोड होने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। क्या अगर तुम समझ गए? जिसे सुनने के बाद हान फेंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने सर्दियों के लिए कपड़े ले लिए, खाना है मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें भी मौजूद है। यहाँ तक कि मैंने गन भी ले ली। अब बस मुझे अपोकलिप्स की तैयारी करनी है। वैसे भी बहुत सारे बंदे हैं जो मेरी तरह हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे उनकी भी मदद करनी होगी। ये थोड़ा-सा परेशानी वाला होगा, लेकिन मुझे यह करना ही होगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और हम देखते हैं कि वह चल ही रहा होता है कि अचानक से लिपट कर वह ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद बायली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि नहीं, मेरा पैर टूट गया है, मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया लगता है। ब्रदर ये लो कार की चाबी, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो। और ये सुनने के बाद भाईली कहता है कि अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं कार भी नहीं चला सकता भाई। और जिसे सुनने के बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह कंधे पे उठाकर हान फेंग को ले जा रहा होता है। लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वह कहता है कि भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो, बस कुछ देर और चलना है और हम उस जगह पर पहुँच जाएँगे। लेकिन हान फेंग की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और भाई ली कहता है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी करता हूँ, नहीं तो ऐसे हम कभी भी नहीं पहुँच पाएँगे। फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम ऑफ़िस रूम को देखते हैं, जहाँ पर एक औरत जाते हुए कहने लग जाती है कि अच्छा तो मैं चलती हूँ जियोन, तुम अपना ख़्याल रखना। जिसे सुनने के बाद जियोन कहती है कि ठीक है, तुम भी अपना ख़्याल रखना। और वह बाहर के नज़ारे को देखने लग जाती है, जहाँ पर तेज़ी से बर्फ़ गिर रही होती है और वह कहती है कि बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है, आखिरकार ये कब थमेगी? लेकिन अचानक से उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल वाली लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि हेड नर्स तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, एक मरीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तुम्हें यहाँ पर जल्दी ही पहुँचना होगा। जिसे सुनने के बाद वह नर्स कहती है कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फिर इसके बाद हमें हान फेंग को दिखाया जाता है और हान फेंग अपने मन में कहता है कि मेरा पैर तो सच में टूट गया और डॉक्टर कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे एक्सरे को देखा, ये
काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूँगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, बस तुम्हें टाइम पर दवाई यह लेनी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान फेंग दवाई लेने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है और कह रहा होता है कि आखिरकार अपोकलिप्स यहाँ पर आने वाला है और मेरा पैर अभी ही टूटना था। ये कितना ज़्यादा बेकार है, सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार। और अचानक से बाहिली उसे आवाज़ देता है कि ब्रदर मैं यहाँ से चलता हूँ, अभी भी मेरे पास बहुत सारे काम है जो मुझे निपटाने हैं, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बस फ़ोन कॉल करना, तेरा भाई तुम्हारे सामने हाज़िर हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि ठीक है भाई, बस तुम अपना ख़्याल रखना, और बाइली वहाँ से चला जाता है। और हान फेंग अपने मन में कहता है कि ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से मरीजों से भर चुका है। बर्फ़ ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे मरीज़ हैं। मुझे लगता है कि इसमें इतने कमरे भी नहीं हैं जितने मरीज़ हो चुके हैं। लेकिन अचानक से वह इधर-उधर देखने लग जाता है और कहता है कि मेरी दवाई कहाँ पर मौजूद है? मुझे कब बुलाया जाएगा? लेकिन अचानक से उसकी नज़र एक नर्स नर्स पर जाती है, जिसे देखने के बाद वह थोड़ा-सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि ये जियोन होती है, जो किसी मरीज़ का इलाज कर रही होती है। और उससे कोई नर्स कहती है कि हेड नर्स, मैंने आपके सारे के सारे कमरे क्लीन कर दिए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकती हैं। जिसे सुनने के बाद जियोन कहती है कि ज़रूर, और वह मरीज़ को चेक कर रही होती है और कहने लग जाते हैं कि 10 मिनट बाद इसे ग्लूकोज़ दे देना। और वह धीरे-धीरे बहुत सारे मरीज़ों को चेक कर रही होती है और उनके बारे में बता रही होती है। और हान फेंग उस नर्स को देखने के बाद अपनी आँखें गरम कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये नर्स तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी छोटी-सी उम्र में ये हेड नर्स बन गई, ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। देखो तो ज़रा, ये अपनी मरीज़ों का कितना ज़्यादा ख़्याल रखती है, कितने ज़्यादा प्यार से बातें कर रही है, ये सच में से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और वह उसके नीचे के नज़ारे को देखने लग जाता है और कहता है कि यह भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मैं इसे क्लियर देख पा रहा हूँ, ये अच्छा है। और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उसे बुलाता है और कहता है कि हे नर्स, मुझे आपको उससे कुछ काम है। जिसे सुनने के बाद वह नर्स कहती है कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। और जॉन उस बूढ़े आदमी के पास आ जाती है और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमारे स्टाफ के पास बहुत ही ज़्यादा कम लोग बचे हैं, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर जाना होगा, तो मैं क्या बाद में आ सकती हूँ? जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल मेरी पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने दवाई ली है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम देख सकती हो? और हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी उसके नीचे से फ़ोटो ले रहा होता है और कहने लग जाता है कि मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जिसे सुनने के बाद जियोन कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपका एक्स-रे देखकर ही बता सकती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पीठ में कहाँ पर दर्द मच रहा है, मेरे पास आओ। और हम देखते हैं कि वह जियोन को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि देखो ज़रा, मेरी पीठ में यहाँ पर दर्द मच रहा है, और वह उसके साथ छेड़छाड़ी कर रहा होता है, लेकिन जियोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और वह कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आप तो मुझे गुदगुदी कर रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा हँसी आ रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ये सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसा मज़ा आता है। और हम देखते हैं कि वह उसके बम को छूने लग जाता है और जिसे देखने के बाद हान फेंग अचानक से उसके ऊपर एक जोरदार लकड़ी देकर मारता है, जिससे वह बंदा दूर जाकर गिरता है और उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। जिसे देखने के बाद वह नर्स कहती है कि क्या आप ठीक हैं? जिसे सुनने के बाद हान फेंग कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, दरअसल मैं इसे पहली बार यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे हाथ से ये फिसल गई थी। अरे नहीं, आपका तो फ़ोन टूट गया है, मुझे इसे चेक करना होगा। और ये देखने के बाद वह बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है कि उसे मत छूना, लाओ मेरे फ़ोन को वापस दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि हान फेंग उसे चेक कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि रुको ज़रा, मुझे इसे चेक करना है। और ये सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि लाओ भाषण, मेरे फ़ोन को वापस दे दो। लेकिन हान फेंग उन फ़ोटो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये बिल्कुल ऐसा है। तुमने उस नर्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है और यहाँ तक कि उसके नीचे के पार्ट की फ़ोटो खींचने की भी कोशिश की है। क्या तुम इसकी कोई अच्छी वजह बता सकते हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें जाने दूँ? नहीं तो मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाना होगा, ताकि तुम्हें यहाँ से पुलिस ले जाए, और पुलिस तुम्हें ले जाने के बाद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यार करेगी, जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है। जल्दी से मुझे बताओ कमीने, तूने ये क्या किया है? मैं तेरे फ़ोन को तुम्हें नहीं देने वाला। अगर तूने ऐसी हरकत दोबारा से करने की कोशिश की तो मैं इस फ़ोटो को इंटरनेट पर चढ़ा दूँगा, जिससे तेरी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। बूढ़े आदमी, तुझे मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और कहने लग जाता है कि बाहर मैं तुझे दोबारा से देख लूँगा। और जियोन उसे देखकर कहती है कि रुको ज़रा, और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि उस बूढ़े आदमी ने तो कहा था कि मेरी पीठ में दर्द है,
लेकिन वह वहाँ से भाग रहा है। लगता है कि उसकी चोट ठीक हो गई। और ये सब देखने के बाद हान फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, क्या दुनिया के अंदर इतने भी भोले इंसान होते हैं, मैंने आज ये पहली बार देखा है। और वह कहता है कि है नर्स, दरअसल वह बूढ़ा आदमी तुम्हारी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा था। जिसे सुनने के बाद जियोन कहती है कि क्या सच में? इसे तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। और हान फेंग कहता है कि ये लो, तुम चाहे तो इसे मिटा सकती हो और चाहे इसे पुलिस से देकर उसे पकड़वा सकती हो। तुम्हें यह करना है और आज के बाद तुम्हें ठरकियों से बचना है। ये लोग तुम्हें हर जगह पर मिल जाएँगे। जिसे सुनने के बाद वह नर्स कहती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन रुको ज़रा, मुझे लगता है कि तुम्हारा पैर अब ठीक हो चुका है। और ये सुनने के बाद हान फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों पिछले वाला मानवा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसे कोई पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका है, तो आप उसके चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और वैसे ये मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। आपको ये मानवा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।